Through this presentation, we would talk about the fibrinolytics and antiplatelet drugs. So, starting from the fibrinolytics, as fibrinolytics are also known as thrombolytics agent. तो एग्जामिनेशन में अगर फिब्रिनोलाइटिक्स पूछता है या थ्रोम्बोलाइटिक पूछता है तो आपका दोनों का मीनिंग सेम है. फिब्रिनोलाइटिक और थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स आर यूज टू डिजॉल्व द ब्लड क्लॉट. ब्लड क्लॉट को हम थ्रोम्बाई बोल रहे हैं. और चूंकि फिब्रिनोलाइटिक फिब्रिन से रिलेटेड है और फिब्रिन जो क्लॉट फॉर्मेशन का फाइनल स्टेप है कि जो क्लॉट मींस लूज प्लग को हम थ्रेड नुमा संरचना से हम उसको टाइट कर देते हैं, उसको रैप करके, और वो रैप एक्चुअली फाइब्रिन मोनोमर का होता है. तो उस रैप को हम जब रैप कर देते हैं, उस क्लॉट को हम रैप कर देते हैं फिब्रिन मोनोमर से, तो हम उसको बोलते हैं टाइट प्लग. तो अगर बाई एनी चांस अगर हम उस फिब्रिन मोनोमर को कट कर दें तो जो लूज प्लग है वो बर्स्ट हो जाएगा, और इस तरीके से ये फिब्रिनोलाइटिक्स या थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग कहलाएंगी, जो कि उस फिब्रिन को ब्रेक करके क्लॉट को ब्रेक करेंगी. तो बेसिकली फिब्रिनोलाइटिक और थ्रोम्बोलाइटिक की सिंपल सी डेफिनेशन है कि ड्रग हु आर यूज टू डिजॉल्व द ब्लड क्लॉट. Basically, where we require or where we use the fibrinolytic and thrombolytics, actually the blood clots can occur in vascular bed. However, vascular bed means जो भी आपके venous part हैं, arterial हैं, कहीं पे भी जहाँ पे हमारा blood flow हो रहा उस जगह को हम vascular bed बोल रहे हैं. However, when they occur in coronary की अगर बात करें, जो कि highly इसेंशियल वाइटल पार्ट से रिलेटेड है, लाइक कोरोनरी आर्टरी की बात करें, सेरेब्रल की बात करें या पल्मनरी वेसल्स की बात करें, अगर इनमें कहीं पे क्लॉट बनता है, क्लॉट बनने की वजह से ये इमिडिएटली ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है. जैसे कि अगर हम कोरोनरी थ्रोम्बाई की बात करें, मींस थ्रोम्बस फॉर्मेशन की बात करें कोरोनरी आर्टरी में, तो उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फाक्शन के केस चांसेस हो सकते हैं. सेरेब्रोवैस्कुलर थ्रोम्बाई की बात करें तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रोक्स. एंड पल्मनरी कैन लीड टू पल्मनरी थ्रोम्बाई की अगर बात करें दैट कैन लीड टू द रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक फेल्योर. देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रैपिडली डायग्नोस एंड ट्रीट ब्लड क्लॉट्स. इट मीन्स अगर आपको डायग्नोस करना है और आपको डायग्नोस करने में अगर मिलता है कि ब्लड क्लॉट है, तो उसको डिज़ोल्व करने के लिए हमको फिब्रिनोलाइटिक या थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स देने हैं. तो बेसिकली अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो बहुत ही स्मॉल क्लासिफिकेशन है इसका. लाइक यहाँ पे बेसिकली बच्चों को जो ध्यान में रखना है, यहाँ पे दो तरीके की क्लास हैं. एक है फिब्रिन स्पेसिफिक ड्रग्स. तो फिब्रिन स्पेसिफिक ड्रग्स की बेसिकली बात करें तो आपको इस बात को समझना है कि फिब्रिन स्पेसिफिक, चूँकि फाइब्रिनोजन जो ग्लाइकोप्रोटीन है, दैट फाइब्रिनोजन ग्लाइकोप्रोटीन floated on the plasma, and once it is attached to the when it is attached to the clot on the surface of clot and in the presence of tissue plasminogen activator, it converts into the fibrin. I mean to say that fibrin is basically directly related to the clot, means clot के ऊपर जो मोनोमर प्रेजेंट होंगे that is fibrin. तो वो ड्रग्स जो डायरेक्ट क्लॉट पे जाके फिब्रिन को ब्रेक करती हैं, या वो ड्रग जो फाइब्रिनोजन है जो कि फाइब्रिन बनाता है, फाइब्रिनोजन जो कि प्लाज्मा में फ्लोट कर रहा है, और फाइब्रिनोजन क्लॉट पर भी होता है, तो वो ड्रग जो दोनों पे एक्ट करती हैं उनको हम नॉन फाइब्रिन स्पेसिफिक बोलते हैं. फाइब्रिन स्पेसिफिक मीन्स क्लॉट ओरिएंटेड इनका थ्रोम्बोलाइटिक एक्टिविटी होगी, जबकि इसकी क्लॉट ओरिएंटेड भी होगी, प्लस क्लॉट ओरिएंटेड के अलावा भी ये फाइब्रिनोजन को ब्रेक करके फाइब्रिन मोनोमर बनने नहीं देंगे. तो बेसिकली थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स में हम हमारी नॉन फाइब्रिन स्पेसिफिक एंड फाइब्रिन स्पेसिफिक है. नॉन फाइब्रिन स्पेसिफिक में स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज एंड फिब्रिन स्पेसिफिक में हमारी टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स आती हैं, लाइक एल्टीप्लेज, रेटिप्लेज एंड टिनेक्टिप्लेज. तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है जो बच्चों को याद करके रखना है. अब हम
बात करेंगे कि ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स जो होते हैं या फिब्रिनोलाइटिक एजेंट्स होते हैं, ये बेसिकली किस तरह से वर्क परफॉर्म करते हैं। तो चूँकि thrombolytic drugs dissolve blood clots by activating प्लाज्मिनोजन। प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करके थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग डिजॉल्व ब्लड क्लॉट। थ्रोम्बोलाइटिक जो ड्रग्स होती हैं वो ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करती हैं बिकॉज क्योंकि वो एक्टिवेट कर देती हैं प्लाज्मिनोजन को। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मिनोजन क्या है। प्लाज्मिनोजन एक ग्लाइकोप्रोटीन है दैट प्रेजेंट इन द प्लाज्मा और ओवर द क्लॉट, और जब कभी प्लाज्मिनोजन एक्टिवेट होगा दिस विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मिन एंड प्लाज्मिन विल वर्क्स लाइक अ सीजर। प्लाज्मिन विल वर्क लाइक अ सीजर, और ये प्लाज्मिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। बेसिकली द नेचर ऑफ प्लाज्मिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मीन्स इट क्लीव्स द bond. That bond is actually responsible for cross linking of fibrin molecule in the clot. तो क्रॉस लिंकिंग ऑफ फाइब्रिन मॉलिक्यूल को ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो कि प्लाज्मिन किसके एक्टिवेशन से बना है, प्लाज्मिनोजन के, जिसको एक्टिवेट किसने किया है, फिब्रिनोलाइटिक या थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स ने। उस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की मदद से मीन्स प्लाज्मिन की मदद से फाइब्रिन मोनोमर की क्रॉस लिंकिंग को ब्रेक कर देते हैं विच प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ ब्लड क्लॉट। जो क्रॉस लिंकिंग क्लॉट को स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करती है उसको ब्रेक कर देते हैं। उसके ब्रेक करने से क्या होता है कि थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स आर आल्सो कॉल्ड प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स और फिब्रिनोलाइटिक ड्रग्स। तो बेसिकली इसके एक्शन पे ही इनका नाम है, चूंकि प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करके प्लाज्मिन बनाती है, प्लाज्मिन सीजर की तरह काम करती है, और वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जो कि क्रॉस लिंकिंग को, फिब्रिन मोनोमर की जो क्रॉस लिंकिंग होती है उसको ब्रेक करके क्लॉट को बर्स्ट कराने का काम करते हैं, मीन्स थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट की तरह काम करते हैं। अगर इस डायग्राम की मदद से हम इसको समझें तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर प्रोड्यूसेस क्लॉट लाइसिस। बेसिकली यहाँ पे टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर की बात किया है। तो जिस तरीके से हमने पढ़ा है कि हमारे पास दो कैटेगरी के ड्रग हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेटर की हम बात करेंगे तो हम फोकस करेंगे कि ये फाइब्रिन मोर फाइब्रिन स्पेसिफिक है। मीन्स फाइब्रिन स्पेसिफिक है मीन्स ये क्लॉट के ऊपर प्रेजेंट फाइब्रिन की बात करेंगे। हम फिब्रिनोजन जो कि प्लाज्मा में फ्लोट हो रहा है, इनएक्टिव फॉर्म है फिब्रिन का, उसकी बात नहीं करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम बात करते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर प्रोड्यूस क्लॉट लाइसिस थ्रू द फॉलोइंग सीक्वेंस, जैसे कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर बाइंड टू फाइब्रिन ऑन द सरफेस ऑफ क्लॉट। ऑन द सरफेस ऑफ क्लॉट जो कि फाइब्रिन है, राइट, उस फाइब्रिन से बेसिकली अगर हम इसको फाइब्रिन की बात करें तो इस फाइब्रिन से प्लाज्मिनोजन कन्वर्ट हुआ किस में, प्लाज्मिनोजन कन्वर्ट हुआ एक्टिव फॉर्म प्लाज्मिन में, और प्लाज्मिनोजन को एक्टिव फॉर्म प्लाज्मिन में किस में कन्वर्ट किया, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ने। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ने 1 डिग्री मतलब प्राइमरली जो इसका वर्क है दैट वर्क्स ओवर द क्लॉट। ओवर द क्लॉट प्लाज्मिनोजन विल बी प्रेजेंट एंड प्लाज्मिनोजन is being activated by the tissue plasminogen activator, and once the plasmin will be formed this works like a seizure and this will cut the fibrin monomer present in the clot and responsible for fibrinolysis. The not prominent but light mechanism of this tissue plasminogen activator is that this tissue plasminogen activator activates the plasmin by activating the plasminogen activates the plasmin, and plasmin is responsible for degradation of fibrogen floating on the systemic circulation. That's why we call it is responsible for systemic fibrinogenolysis as well. And here is the natural alpha 2 antiplasmin that is responsible for inhibiting the plasmin. So जब कभी प्लाज्मिन को इनहिबिट करने की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेचुरल जो ब्लड प्लाज्मा में अल्फा 2 एंटीप्लाज्मिन होता है वो प्लाज्मिन को इनहिबिट करने का काम करता है। तो बेसिकली जैसे अब हम इसको फिर से रीड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर बाइंड टू फिब्रिन ऑन द सरफेस ऑफ क्लॉट, एक्टिवेट फिब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजन। फिब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजन मीन्स उस ब्लड क्लॉट के ऊपर फिब्रिन पे जो प्लाज्मिनोजन बाउंड है,
मीन्स फिब्रिन तो होगा प्लस फिब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजन की हम बात कर रहे हैं। प्लाज्मिन इज क्लीव्ड फ्रॉम द प्लाज्मिनोजन, प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन अलग हो गया, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ने कर दिया, एसोसिएट विद फिब्रिन, ये फिब्रिन से एसोसिएट हो जाएगा कौन, प्लाज्मिन, और फिब्रिन मॉलिक्यूल आर ब्रोकन अपार्ट बाय द प्लाज्मिन, broken apart by the plasmin and clot is dissolved. So this is the basic mechanism, right? So actually we focused by detailing this mechanism that tissue plasminogen activator is on a primarily basis, on a 1 degree on primarily basis it perform their action over the blood clot. But after this now we'll move to the mechanism of streptokinase. So this is the basic thing that we have already discussed in the diagram in this previous slide. So just I will read this. However, it is important to note that plasmin also break down other circulating protein including fibrinogen. जो fibrinogen inactive form of fibrin की मैं बात कर रहा हूँ. But because of the relative fibrin specificity to tissue plasminogen activator clot dissolution occur with less breakdown of circulating fibrinogen than occur with the streptokinase and यूरोकाइनेज. स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज में फिब्रिनोजन का ब्रेकडाउन भी स्पेसिफिकली होता है, लेकिन टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर केवल फिब्रिन स्पेसिफिसिटी जो कि क्लॉट में फिब्रिन मोनोमर प्रेजेंट हो उसको ब्रेकडाउन करते हैं. ऑल्दो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इज रिलेटिवली सेलेक्टिव फॉर क्लॉट बाउंड प्लाज्मिनोजन, इट स्टिल एक्टिवेट सर्कुलेटिंग प्लाज्मिनोजन thereby releasing plasmin which can lead to the breakdown of circulating fibrinogen and cause an unwanted systemic fibrinolytic state. मीन्स टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर भी कुछ हद तक प्लाज्मिनोजन जो कि फ्लोटिंग सर्कुलेटिंग में है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म है फिब्रिनोजन का, उसको भी ब्रेक कर देते हैं. नॉर्मली सर्कुलेटिंग अल्फा 2 एंटीप्लाज्मिन इनएक्टिवेट द प्लाज्मिन, बट थेरेपेटिक डोज ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर लीड टू सफिशिएंट प्लाज्मिन फॉर्मेशन टू ओवरवेलम द लिमिटेड सर्कुलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ अल्फा 2 एंटीप्लाज्मिन. मीन्स इसमें ये बोला गया है चूँकि नेचुरली हमारे बॉडी में अल्फा 2 एंटीप्लाज्मिन प्रेजेंट है, तो ऐसा जब हम एक तरफ से ड्रग दे रहे हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर और वो प्लाज्मिन बना रहा है और दूसरे तरफ से नेचुरली प्रेजेंट अल्फा 2 एंटीप्लाज्मिन इसको ब्रेक डाउन कर रहा है, तो इसमें इस बात को कह रहा है कि नॉर्मली जो थेरेपेटिक डोज पे टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है वो सफिशिएंट प्लाज्मिन फॉर्मेशन करता है टू ओवरवेलम द लिमिटेड सर्कुलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ अल्फा 2 एंटीप्लाज्मिन. अल्फा 2 एंटीप्लाज्मिन से कई गुना ज़्यादा वो प्लाज्मिन फॉर्म कर लेते हैं, तो उसके अल्फा 2 से पूरे प्लाज्मिन को ब्रेक कर पाना बहुत मुश्किल होता है. तो बेसिकली ये नॉर्मल सी बात थी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. स्ट्रेप्टोकाइनेज की मैकेनिज्म की अगर पूछता है एग्जामिनेशन में तो बेसिकली इसमें आपको फोकस करना होगा कि स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है ये किसी तरीके का कोई प्रोटीएज एंजाइम नहीं है, नो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है. हाउएवर इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद प्लाज्मिनोजन दैट रिलीजेस प्लाज्मिन, ये प्लाज्मिनोजन से कॉम्प्लेक्स बनाता है दैट रिलीजेस प्लाज्मिन. तो प्लाज्मिनोजन तो सर्कुलेटिंग फॉर्म में भी है, तो अनलाइक टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इट डज नॉट बाइंड प्रेफरेंशियली टू क्लॉट एसोसिएटेड फिब्रिन and therefore binds equally to circulating and non-circulating प्लाज्मिनोजन. मीन्स जो क्लॉट के ऊपर प्लाज्मिनोजन है और जो प्लाज्मा में प्लाज्मिनोजन है दोनों जगह ये इक्वल कंसंट्रेशन में बाइंड होता है. देयरफॉर स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट फिब्रिनोजेनोलाइसिस along with clot fibrinolysis. So this is the basic mechanism of streptokinase. एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि जितना ज़्यादा क्लॉट ओल्ड होता जाएगा उसकी क्रॉस लिंकिंग उतना स्ट्रांग होती जाएगी और बेसिकली आपको उतनी फिब्रिनोलाइटिक या थ्रोम्बोलाइटिक की डोज ज़्यादा देनी होगी. तो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द इफिकेसी ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द क्लॉट. इफ older clots have more fibrin cross linking and are more compacted, therefore older clot are more difficult to dissolve. older clot को dissolve करना ज़्यादा मुश्किल होता है. For treating acute myocardial infarction, the thrombolytic drug should ideally be given within the first 2 hours. मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के पहले 2 घंटे में आइडियली आपको फिब्रिनोलाइटिक या थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट दे देना चाहिए. बियॉन्ड दैट टाइम द एफिकेसी डिमिनिशेस and higher dose are generally required to achieve desired lysis. So this is the normal thing. And therapeutic indication की अगर बात करें thrombolytic की, thrombolytic agents basically used in the acute myocardial infarction, acute pulmonary embolism, acute ischemic stroke, acute limb ischemia and deep vein thrombosis. Now
Now we will cover the antiplatelet drugs. Antiplatelet drugs, as we know, the platelet are the very important factor in the coagulation process. So antiplatelet drugs, basically also called as anti-aggregant drugs, also known as platelet agglutination inhibitor or platelet aggregation inhibitor. So basically these are responsible for inactivating the platelet so that platelet cannot aggregate to each other. Basically, antiplatelet drugs can reversibly or reversibly inhibit the process involved in the platelet activation, resulting in decreased tendency of platelet to adhere to one another and to damage blood vessels. Damaged blood vessels से प्लेटलेट जाके स्टिक ना हो और प्लेटलेट एक दूसरे से स्टिक ना हो, इस प्रोसेस को रिवर्सिबली या इस प्रोसेस को इनहिबिट करने के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं ताकि ऐसा ना हो एंटीप्लेटलेट ड्रग्स. सो दीज आर द क्लासेस ऑफ एंटीप्लेटलेट ड्रग लाइक इरिवर्सिबल साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर, एस्पिरिन, ट्राइफ्लूजल, एंडोसिन डाइफॉस्फेट रिसेप्टर इनहिबिटर, फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर एंड प्रोटीएज. दीज आर द वेरियस ड्रग्स. सो बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन सेकेंड बी थर्ड ए और ये सब का बेसिकली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा जाएगा मोस्ट मैक्सिमम चांसेस है द क्वेश्चन विल बी कम फ्रॉम एस्प्रिन, irreversible cyclooxygenase inhibitor, and there may be chances that clopidogrel and ticlopidin can be passed in the final examination. So basically the antiplatelet drug, like if we talk about the aspirin basically perform their antiplatelet action in a low dose, and the dose is approximately 75 to 150 milligram per day or 300 milligram twice weekly. This dose is basically perform their action as an antiplatelet action. So as we know, as we have already heard about the aspirin, that is a NSAID category of drug. So we know that this aspirin drug acetylates and inhibits the enzyme COX and thromboxane synthesis and inactivating them reversibly. This is the common line because thromboxane is a major arachidonic acid product generated by the platelets. Now we will focus on the platelet because the platelet has capability to generate thromboxane A2 because अब हमने क्या किया, कॉक्स को इनहिबिट कर दिया, थ्रोम्बोक्सेन सिंथेसिस को इनहिबिट किया जिसकी वजह से TXA2 नहीं बनेगा. और जिस पर्टिकुलर प्लेटलेट में हमने इस एक्शन को देखा, जिस पर्टिकुलर प्लेटलेट में ये 3xAT नहीं बनेगा, चूँकि हमको पता होना चाहिए कि बिकॉज प्लेटलेट कैन नॉट सिंथेसाइज फ्रेश एंजाइम, क्योंकि प्लेटलेट के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और इन्यूक्लिएटेड सेल होती है. सो एक बार अगर प्लेटलेट को हम इनहिबिट कर देते हैं एस्प्रिन से, तो दैट फ्रेश एंजाइम मीन्स कॉक्स और थ्रोम्बोक्सेन सिंथेस कैन नॉट बी रीसिंथेसाइज, सो देयर विल नॉट बी फर्दर सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बोक्सेन A2 अप टू द कब तक, जब तक कि वो प्लेटलेट का लाइफ स्पैन है अप टू 7 to 8 days. तो बेसिकली TXA2 फॉर्मेशन इज सप्रेस्ड एट ए वेरी लो डोज एंड टिल फ्रेश प्लेटलेट आर फॉर्म, जब तक कि उसका फ्रेश प्लेटलेट फॉर्म ना हो. मैक्सिमल इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट फंक्शन अकर्स एट 75 to 150 milligram aspirin per day. However, aspirin may not effectively inhibit platelet aggregation in some patient. Aspirin कुछ पेशेंट्स में पर्टिकुलर में प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट नहीं करते. इनहिबिशन ऑफ COX-1 बाय एस्पिरिन इन वेसल वॉल डिक्रीजेस PGI2 सिंथेसिस एज वेल बिकॉज एंडोथीलियम जो वेसल्स की जो एंडोथीलियम पार्ट होता है, उस पार्ट की मेम्ब्रेन बेसिकली PGI2 की सिंथेसिस करती है. और चूँकि एस्पिरिन जो होगा वो प्लेटलेट में कॉक्स की सिंथेसिस और थ्रोम्बोक्सेन की सिंथेसिस भी स्टिमुलेट करेगा, लेकिन एंडोथीलियम से PGI2 की सिंथेसिस करवाएगा. तो बेसिकली सिंस इंटिमल सेल कैन सिंथेसाइज फ्रेश एंजाइम, एक्टिविटी रिटर्न्स रैपिडली. चूँकि PGI2 की सिंथेसिस जब एस्पिरिन इनहिबिट करेगा, लेकिन एंडोथीलियल सेल न्यूक्लिएटेड सेल होती है और वो दोबारा तुरंत ही इस PGI2 सिंथेसिस मीन्स साइक्लोऑक्सीजनेज जो एंजाइम है उसको रीसिंथेसाइज कर सकती है. तो PGI2 के जो ओवरऑल लेवल का कम होना है उस पर कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो
एंडोथीलियल खुद उसको रीसिंथेसाइज कर लेगी क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस है, जबकि प्लेटलेट के पास ऐसा नहीं है। प्लेटलेट के पास न्यूक्लियस ना होने की वजह से थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस लगभग उस पर्टिकुलर प्लेटलेट का जितना लाइफ स्पैन है तब तक नहीं होगा। तो इट इज़ पॉसिबल दैट लो डोज इतना फॉर्मेशन बाय प्लेटलेट इज सेलेक्टिवली सप्रेस्ड, लो डोज पे सेलेक्टिवली थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस सप्रेस्ड होती है, वेयर एज हायर डोज में डिक्रीज बोथ TXA2 एंड PGI2 प्रोडक्शन बिकॉज TXA2 इज एग्रीगेटरी and PGI2 is anti-aggregatory. So both cancel out the response of each other. So at high dose there will not result in the anti-aggregatory effect. So only this antiplatelet effect occurs during the low dose. Aspirin inhibit the release of ADP from platelet and they are sticking to each other. एस्प्रिन बेसिकली एडीपी की रिलीज को भी ब्लॉक करती है और एडीपी चूंकि रिस्पॉन्सिबल होता है प्लेटलेट को एक दूसरे से स्टिक करवाने के लिए, तो इट मीन्स वो स्टिक कर एंडोथीलियल की वॉल पे प्लेटलेट स्टिक होने से भी एस्प्रिन रोकती है। सो ये एस्प्रिन की एक जनरल कॉमन मैकेनिज्म थी जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। बेसिकली अगर हम इस चार्ट की बात करें तो इस ज़्यादा हम लोग की अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। ये चार्ट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्लेटलेट किस तरीके से एक्टिवेट होके एग्रीगेट होती है। तो ओवरऑल एंटी प्लेटलेट जो हमारा ड्रग है वो प्लेटलेट के एक्टिवेशन को और एग्रीगेशन को इनहिबिट करती है। तो वो ड्रग है यहाँ पे बेसिकली, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि रप्चर्ड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक, कोई प्लेक है जो कि रप्चर हुआ, उस प्लेक के रप्चर होने की वजह से उस पर्टिकुलर पार्ट में ब्लीडिंग होगी और ब्लीडिंग होने की वजह से एडहेशन ऑफ प्लेटलेट टू थ्रोम्बोजेनिक सरफेस, चूंकि वहाँ पे फर्स्ट टाइम वॉन विलिब्रेंट फैक्टर आएंगे और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर दे विल अट्रैक्ट और हुक द प्लेटलेट एट थ्रोम्बोजेनिक सरफेस। नाउ द एज द प्लेटलेट टचेस टू द वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, now there will be activation of platelet and activation of platelet resulting in the release of two things. Either activation of platelet can synthesize arachidonic acid generation, and arachidonic acid generation as we know is responsible for production of cyclic endoperoxide means prostaglandins, and also responsible for synthesis of thromboxane A2 through thromboxane synthase enzyme. And here the activation of platelet is also responsible for expression of glycoprotein second B third A receptor on their surface. Means there are two things. Activation of platelet is responsible for thromboxane release and is also responsible for expression of glycoprotein second B and third A receptor on the platelet surface. And activation of platelet is also responsible for release of adenosine phosphate, and adenosine phosphate is again responsible for activating expression of glycoprotein second B third A receptor on the platelet surface. So there are like through direct stimulation of this receptor, indirect, and this is mechanism is also indirect expression. So once the glycoprotein second B and third A receptor is activated on the platelet surface under the influence of ADP and thromboxane A2, now there will be linkage of adjacent platelet by fibrinogen binding to glycoprotein second B third A receptor, and there will be aggregation of second platelet, means एक दूसरे पे aggregation of platelet की process start हो गई। लाइक अगर हम इस डायग्राम की मदद से एस्प्रिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाना चाहें तो बेसिकली हमने बात की थी जैसे कि यहाँ कि एस्प्रिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग द थ्रोम्बोक्सेन A2, तो यहाँ पे हम बोलेंगे चूंकि एराचिडोनिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर COX enzyme and thromboxane A2 works over the arachidonic acid and responsible for synthesis of these. तो basically aspirin inhibit the this step, means arachidonic acid does not produce the cyclic endoperoxide and thromboxane A2 through the aspirin, through the action of aspirin. In examination, if they ask about the mechanism of action of ticlopidine and clopidogrel, so basically ticlopidine and clopidogrel inhibit the release of ADP from the activation of platelet. So once they inhibit the release of ADP, because ADP is again responsible for expression of increased expression of glycoprotein second B and third A receptor. So by inducing the ticlopidine and clopidogrel, it inhibit the adenosine induced aggregation. तो टिक्लोपिडीन और क्लोपिडोग्रिल क्या करते हैं, एडीपी इंड्यूस्ड प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करते हैं।
थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेसिस इनहिबिटर की बात करें थे तो थ्रोम्बोक्सिन A2 को बनने नहीं देंगे. So this is the normal thing, like antagonist of glycoprotein second B third A receptor like F6mab. This inhibit the this receptor, and once the this receptor will be inhibited, now the another platelet cannot over the come together and stick to each other. So and the final step like here अगर हम बात करें फाइनल स्टेप में बेसिकली लाइक कि जो एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट है वो इपोप्रोस्टेनॉल एंड नाइट्रिक ऑक्साइड एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट को डायरेक्टली इनहिबिट करते हैं. और यहाँ पे अगर हम देखें एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट, एक्सपोजर ऑफ एसिडिक फॉस्फोलिपिड, उसके सरफेस पे प्लेटलेट जब एक्टिवेट हुआ तो एक्सपोजर ऑफ फॉस्फोलिपिड हुआ, दैट विल लीड्स टू द कोगुलेशन प्रोसेस, एंड द कोगुलेशन प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेटली रिलीज ऑफ थ्रोम्बिन, एंड बेसिकली thrombin is inhibited by direct thrombin inhibitor like herodin. So this is the basic outflow of the mechanism through the antiplatelet perform their action. So every student that this diagram must keep in mind. This is a very and examination में भी आप इसको draw कर सकते हैं like. So this is all about the antiplatelet. बेसिकली अगर हम यूज़ की बात करें तो ऑलरेडी जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग कैन रिड्यूस द चांस ऑफ हार्ट अटैक बिकॉज दे प्रिवेंट एबनॉर्मल क्लॉटिंग इन द arteries and telling platelet not to stick together and form the blood clot. So this is all about the fibrinolytic and antiplatelet agents. Thank you very much.